Guys, how are you? So, today I am starting chapter 5, Preamble of the Constitution, the most important chapter of Indian polity. क्वेश्चंस इससे हर साल आते हैं और मतलब आते ही हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे कोई कुछ ना कुछ ज़रूर पूछ लिया जाएगा, तो वही है, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं। ये लक्ष्मीकांत से ही है, उसी का समराइज्ड वर्जन है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे क्या लिखा हुआ है स्टार्टिंग में। प्रिम्बल जो लिया गया है वो टेकन फ्रॉम अमेरिका। मतलब अमेरिका जो था वो सबसे पहला कंट्री था जिसने प्रिम्बल स्टार्ट किया था। उसके बाद धीरे धीरे इसको काफ़ी ज़्यादा लोगों ने फॉलो किया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छा था ना, इसमें सब कुछ मिल जा रहा था। तो पहले अमेरिका ने किया, फिर बहुत सारे कंट्रीज ने किया, फिर उसके बाद इंडिया ने भी किया। फिर इसे कोई इंट्रोडक्शन कहता है। इंट्रोडक्शन, अरे यार, इंट्रोडक्शन कहता है, तो कोई इसेंस कहता है, तो कोई प्रीफेस कहता है, तो कोई समरी कहता है। बहुत कुछ इसका नाम दिया है इसको। और इसे एन ए पालखी वाला ने आइडेंटिटी कार्ड कहा है। ये जो है ना, ये बहुत ज़्यादा रिनाउंड आदमी है, और ऐसे भी सी डी एस में ना काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है फैक्चुअल, तो इसीलिए मैंने इनका फ़ोटो भी ऐड कर दिया। तो एन ए पालखी वाला ये 1950s के टाइम में बहुत ज़्यादा फेमस थे। तो ये प्रिम्बल को एज ए आइडेंटिटी कार्ड मानते थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने इसे ऐड कर दिया। ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि नेचर ऑफ द प्रिम्बल कैसा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंट्रोडक्शन इसे कहा जाता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रो पार्ट है। कोई बोलता है ये समरी पार्ट है, कोई बोलता है इसेंस है ये। तो और कोई बोलता है प्रीफेस है, ऐसा करके बोलता है एक्ट एज द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें है क्या, फिलोसॉफी एंड वैल्यूज है। फिलोसॉफी एंड वैल्यूज का मतलब जो जो फ्यूचर में होने वाली है वो सब चीज़ लिखी गई है। वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज इसमें लिखा गया है। रिफ्लेक्ट्स ऑफ फिलोसफी, वैल्यूज एंड ऑब्जेक्टिव्स, क्या क्या हम लोगों का एम है वो सब लिखा गया है। ये आया कहाँ से, ओरिजिन कहाँ से हुआ है, तो ओरिजिन हुआ है हम लोगों को इससे जस्ट पिछले वाले चैप्टर में पढ़े थे हम लोग। नेहरू जी ने लाया था 1946 में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। उस वही चीज़ है, पूरा एकदम बोल दिए तो उसी चीज़ को कॉपी पेस्ट किया गया है, बस बिना देखे लिखा है, वही चीज़ है। तो ये कहाँ से आया, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से आया है। इसका सोर्स क्या है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है। लीगल स्टेटस, ये लीगल स्टेटस क्या है, क्या इसको लेके हम लोग कोर्ट जा सकते हैं कि देखो इसमें सोशल जस्टिस लिखा हुआ है तो हमको ये चीज़ नहीं मिल रहा है, तो जा सकते हैं? नो, यू कांट गो टू द कोर्ट विद द प्रिम्बल। लेकिन कोर्ट वाले इसके अकॉर्डिंग कुछ भी इंटरप्रेट कर सकते, कुछ भी नहीं, मतलब रूल्स वूल्स बना सकते हैं उन लोग। तो वही है, और तो कुछ नहीं है। चलिए इंट्रोडक्शन पार्ट में तो इतना ही था। अब देखते हैं टेक्स्ट ऑफ द प्रिम्बल, जो आप लोगों ने बचपन से अपने बुक में देखा ही होगा। साइड में क्या लिखा है, सोवेरेन रिपब्लिक। मतलब हम लोग के अब हम लोग ही सब कुछ है, हम लोग अंदर ही रूल बनाएंगे, कोई हमारे पापा नहीं होंगे, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट कुछ भी नहीं होगा। वी द पीपल स्टार्ट्स द शो। वी द पीपल से स्टार्ट होता है, मतलब हम ही है, जो है हम ही है, कोई ब्रिटिश पार्लियामेंट नहीं है। लिबर्टी एंड जस्टिस भी पढ़ेंगे। लिबर्टी एंड जस्टिस क्या है, नीचे तो हम लोग देखने भी वाले हैं। लिबर्टी मतलब आज़ादी, जस्टिस का मतलब तो न्याय मिलेगा आपको। ठीक है, हम देखेंगे। ये नीचे है इसलिए मैं अभी ज़्यादा बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। फ्रेटर्निटी एंड यूनिटी होगा। फिर ये क्या लिखा है, आई बिगिन विथ यूनिटी। मैं यूनिटी से ही स्टार्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। डेमोक्रेटिक एंड सेक्युलर होगा हम लोग का। तो थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मस्ट है आपको याद रहना। आप बिना देखे एक बार बोलने की कोशिश कीजिए, एक बार देख के बोल लेते हैं। हाँ, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constitution Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. पढ़ तो लिए, अब इसका मतलब क्या है देखो। वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या बता रहा है कि हम लोग सॉवेरेन है, हम लोग यूनाइटेड है, हम लोग सब मिलके एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाएंगे, और वो रूल करेगा। और वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रूल करेगा। कोई ऐसा नहीं है जो मोनार्की वाला होगा। हम लोग ही सब कुछ है, हम लोग से ही डेमोक्रेसी है, हम लोग से ही सब कुछ है। कौन हम लोग सारे इंडिया के लोग। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हैविंग सोलोमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए, मतलब हम लोग एक दृढ़ निश्चय ले रहे हैं, मतलब एक कसम खा रहे हैं कि
इंडिया इंटू ए सोवेरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन। इंडिया क्या रहेगा? सोवेरेन रहेगा, सोशलिस्ट रहेगा, सेकुलर रहेगा, डेमोक्रेटिक रहेगा, रिपब्लिक रहेगा, आज़ाद रहेगा, सोशलिस्ट रहेगा, सेक्युलर भी रहेगा, डेमोक्रेटिक रहेगा, रिपब्लिक रहेगा। और हम लोग का गोल क्या रहेगा? हम लोग का गोल होगा जस्टिस पाना, लिबर्टी पाना, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी को पाना। ये सब हम लोग पाने का कोशिश करेंगे, मतलब ये सब हम लोग का एम होगा। एम एम ये सबको हम लोग को गोल को पूरा करना है। और हम लोग क्या कसम खा रहे हैं? इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26 ऑफ नवंबर 1949 डू हेयर बाय अडॉप्ट इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब आज 26 नवंबर 1949 को हम अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो बोलेगा हम लोग उस हिसाब से चलेंगे। तो इसमें देखा जाए तो 4 पार्ट है। पहला तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, दूसरा बोल रहा है ये जो चीज़ है ये हम खुद को बनाए रखेंगे, ये है हम लोग, इससे पाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, ये है हम लोग। बट ये जो है ये हम लोग का गोल होगा, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये हम लोग का गोल होगा। ये सबको हमको पाना है, ये हम लोग का डीपीएसपी में होगा। एंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26 ऑफ नवंबर, ये हम लोग कसम खा रहे हैं कि आज से हम लोग अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले कर रहे हैं। तो ये 4 इंग्रेडिएंट्स है, ये हो गया इंग्रेडिएंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिम्बल। तो पहला तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी अगर बोला जाए तो इसका क्या है? इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्रिम्बल में सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है। सोर्स ऑफ द प्रिम्बल ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से आया। ये कब आया था आपको याद होगा, पिछले चैप्टर में पढ़ा, दिसंबर 1946 में ये पास किया गया था। आई थिंक कौन सा दिसंबर था, 13 दिसंबर में पास किया था, फिर 22 जनवरी में अडॉप्ट हो गया था। फिर इसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन बनना रेडी हो गया था। क्या लिखा हुआ? इंट्रोड्यूस्ड बाय जवाहरलाल नेहरू दिसंबर 1946, अडॉप्टेड इन जनवरी 1947, बिकेम द फाउंडेशन ऑफ द प्रिम्बल। इसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन बना है। तो इसमें है क्या क्या इंग्रेडिएंट्स में? तो पहला तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी देखें, हम लोग का नेचर क्या है इंडियन स्टेट का? सोवेरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, फिर डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। और हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? जस्टिस होगा, लिबर्टी होगा, इक्वलिटी होगा, फ्रेटर्निटी होगा। और हम लोग का डेट ऑफ अडॉप्शन क्या होगा? वो तो हम लोग पढ़ लिए, 26 नवंबर 1949। तो ये चीज़ था। तो ये चीज़ भी कंप्लीट हो गया, इंग्रेडिएंट्स कंप्लीट हो गया, कहाँ से सोर्स है और इसका नेचर क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है और डेट ऑफ अडॉप्शन क्या है। अब चलिए आ जाते हैं इसका कीवर्ड्स, जिससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ ठीक है, करते हैं। सोवेरेन, सोवेरेन का मतलब क्या होता है? सोवेरेन का मतलब होता है आज़ादी। हमारे ऊपर कोई हक नहीं है। मेरा जो पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट हम लोग के ऊपर आज़ाद कर रहा था, ब्रिटिश पार्लियामेंट हम लोग के ऊपर रूल कर रहा था, वो चीज़ नहीं होगा। हम लोग खुद से ही खुद के ऊपर रूल करेंगे। हम लोग के ऊपर कोई माँ बाप नहीं होगा। अब जैसे नहीं हो रहा था, कैबिनेट मिशन कर रहा है तो कभी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी उन लोग बना दे रहे हैं, प्लान उन लोग दे रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। अब वो नहीं होगा। इंडिया के अंदर के लोग ही इलेक्ट होंगे और इंडिया के अंदर के लोग ही क्या करेंगे? रूल्स बनाएंगे और उसी से उन लोग काम चलाएंगे। बाहर का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा। सॉवरेन होगा, मतलब कोई माँ बाप, कोई मतलब पापा नहीं, हमारे कोई पापा नहीं, हम खुद से काम करेंगे। नो मोर चेंज, चेंज से किसी का चेंज से बंधा नहीं होगा। हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है, इंडिया इज फुल्ली इंडिपेंडेंट। ठीक है। नो एक्सटर्नल अथॉरिटी कंट्रोल्स इंडिया, कोई भी ब्रिटिश पार्लियामेंट जैसा कोई भी बाहर का नहीं रहेगा जो हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। इंडिया डिसाइड्स फॉर इट्सेल्फ, इंडिया खुद ही डिसाइड करेगा कि क्या करना है। और खुद ही डिसाइड करेगा कि ये इंडिया किसके साथ रिलेशन रखेगा, किसके साथ नहीं रखेगा। मतलब बाहर में एक्सटर्नल अफेयर्स जो होता है कि किसके साथ दोस्ती रखेगा, किसके साथ नहीं, किसके साथ ट्रेड करेगा, किसके साथ नहीं, वो भी इंडिया खुद ही डिसाइड करेगा। बाहर के लोगों से वो डिसाइड नहीं करवाएगा। ये हो गया। फिर और क्या बोल रहा है? और कौन सोवेरेन मतलब कौन? हम लोग पीपल, पीपल हैव द सुप्रीम पावर। पीपल क्या करेगा? इलेक्ट करेगा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाएगा और उस गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट सरकार को चलाएगा। तो वही है, वी द पीपल इज द सुप्रीम पावर एंड इंडिपेंडेंट वाइब्स ओनली, नो बॉस बट अस। कोई बॉस नहीं होगा लेकिन सब हम लोग ही रहेंगे। तो यही है। और तो कुछ है क्या? हाँ, और एक चीज़ था, अरे यार कहाँ गया वो कॉमनवेल्थ वाला, मैंने लिखा था कॉमनवेल्थ। हाँ, एक ये है इंडिया ना, ये इंडिया खुद को सॉवरेन बताता है, लेकिन कुछ कुछ जो मतलब लोग हैं थोड़ा सा मतलब नेगेटिव सोचते हैं, बोलते हैं कि अगर इंडिया इतना ही सॉवरेन है तो इंडिया कॉमनवेल्थ में क्यों जुड़ा हुआ है? कॉमनवेल्थ में क्यों है? कॉमनवेल्थ में तो इसका साफ साफ रीजन है कि देखो, इंडिया 1947 के टाइम काफ़ी ज़्यादा गरीब था, काफ़ी ज़्यादा गरीब था, मतलब काफ़ी ज़्यादा गरीब था और अनडेवलप भी था। और ये कॉमनवेल्थ ग्रुप किसका था? कॉमनवेल्थ ग्रुप जो है वो है इसका यूके का।
तो अगर हम लोग उसके साथ रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, तो इसीलिए वो कॉमनवेल्थ ग्रुप में तब तक जुड़ा हुआ रहा। इससे हम लोग का सॉवरेनिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोगों ने साफ साफ बता दिया था कि बाय फ्री विल वी आर ज्वाइनिंग दिस, एंड वी एंड यू हैव नो पावर विद दिस, कि आप इसके अकॉर्डिंग मेरे ऊपर रूल करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस हम लोग रहेंगे ताकि कुछ फ़ायदा मिले, जैसे अभी स्कॉलरशिप मिलता है जो जो कॉमनवेल्थ ग्रुप में रहता है। तो यही सब चीज़ है, और तो कुछ नहीं है। ऐसा होने से तो हम लोग यूएनओ के साथ भी जुड़े हुए हैं, तब उसको भी आप बोलोगे, कुछ कुछ लोग तो बोलता भी है कि यूनाइटेड नेशन के साथ क्यों जुड़ा हुआ है। अरे भाई थोड़ा सा पढ़ लो, ठीक है। ये हो गया सोवेरेन। सोवेरेन का मतलब कोई माई बाप नहीं, वी द पीपल, वी आर द ओनली रूलर, ठीक है। आगे देखते हैं, हाँ आगे देखते हैं सोशलिस्ट। सोशलिस्ट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोशलिस्ट प्रिम्बल आइडल बोल रहा है इसको। तो सोशलिस्ट में होता क्या है देखो, अरे ये यहाँ पे चला गया है इसीलिए ना ब्रो। अच्छा ठीक है, हम इसको हटा देंगे। कहाँ से हटाएंगे, अभी तो नहीं हटेगा, हम इसको बाद में हटा देंगे। सोशलिस्ट क्या होता है देखो, सोशलिस्ट जो है, आपने कार्ल मार्क्स का नाम तो सुना ही होगा शायद। कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स ना जब पैदा हुए थे तो उनके एरिया में काफ़ी सारा इंडस्ट्रियलिस्ट लोग रहते थे शायद। तो क्या हो गया था कि वहाँ के लेबर क्लास लोग जो थे, मतलब कुछ थे इंडस्ट्री लोग, अमीर लोग, अमीर लोग, अमीर लोग थे, हाँ ऐसे काफ़ी अमीर अमीर लोग थे, और कुछ थे एकदम गरीब लोग, बेचारे बेचारे, एकदम बेचारे, और वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में थे। लेकिन पता है ये जो अमीर है ये इसके ऊपर रूल कर रहा था, इन लोग को ज़्यादा ज़्यादा काम करा रहा था उसी पैसे में। तो ये कार्ल मार्क्स जब देखा तो कार्ल मार्क्स को बहुत बुरा लगा, बोल रहा है ये लोग क्या कर रहा है, इन लोग को इतना काम करा रहा है, इतना ज़बरदस्ती का काम करा रहा है, इतना कम पैसा दे रहा है, इन लोग के ऊपर कितना ज़्यादा अत्याचार कर रहा है, ऐसा सोचा। तो उस टाइम बोला कि नहीं, ये जो है ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल इसको हटाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडस्ट्री जो है, जितना भी इंडस्ट्रीज है, जितना भी मतलब बड़े बड़े कंपनीज हैं, उसको गवर्नमेंट के हवाले कर दो, गवर्नमेंट के हवाले कर दो, गवर्नमेंट उसे चलाएगी, और कोई भी मालिक नहीं होगा। मतलब ये इसका कहना था कि कोई भी अमीर नहीं होना चाहिए। एक कंट्री के अंदर जितने भी लोग हैं सबके पास सेम अमाउंट ऑफ मनी होगा, मतलब उन लोग, हाँ सबके पास सेम पावर होगा, और सबको ही सबको ही के पास हाँ सेम पावर होगा, बस उतना ही। तो इससे क्या होगा कि कोई किसी के ऊपर रूल नहीं कर पाएगा। ये अमीर क्लास और लेबर क्लास ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अच्छा है, बोल रहा है कितना अच्छा सोसाइटी है, वाह सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, वाह कितना अच्छा है, वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन ऐसा रियलिटी में कभी पॉसिबल है? अगर ऐसा कोई कोशिश करना भी चाहेगा गवर्नमेंट के खिलाफ, गवर्नमेंट के अंदर बोल देगा सारा कंपनी, तो पूरा इकोनॉमिक लॉस हो जाएगा, कोई अच्छे से काम भी नहीं करेगा। तो ये चीज़ रियलिस्टिक नहीं है। हालांकि इंडिया में भी इसे कोशिश किया गया था, लेकिन बहुत गंदे तरीके से फेल हुआ था ये। और सोशलिस्ट का मतलब तो यही है। तो ये सोशलिस्ट जो है ये आइडिया वहाँ से आया था, तो आइडिया फिर उसके बाद रसिया में आया। यही आइडिया रसिया इसके बाद खुद को सोशलिस्ट घोषित किया 1917 या 19 में घोषित किया, 17 से 19 आप याद रख लीजिए। फिर चाइना ने घोषित किया खुद को कम्युनिस्ट, वो भी एक टाइप का सोशलिस्ट ही है 1949 में। और इन लोग का हाँ एक बात है, ये मैंने तो बताया ही नहीं। कार्ल मार्क्स पता है, ये सोशलिस्ट जो बोल रहा है, कार्ल मार्क्स का जो सोशलिज्म ये है, ये पता है ये बोलता है कि एक रिच क्लास है और एक लेबर क्लास है। अगर रिच क्लास वाला आपका बात ना माने, कि ये बोले कि सेम सेम करो, सेम सेम करो, सेम सेम करो, लेकिन अगर रिच क्लास वाला आपका बात ना माने तो इसके ऊपर अटैक करो, वायलेंस का यूज करो, इसको मार दो, खत्म कर दो। ये चीज़ बोलते हैं, मतलब कार्ल मार्क्स वायलेंस को सपोर्ट करते हैं। बट इंडिया में एक चीज़ डिफरेंट है, इंडिया में ये चीज़ नहीं है। इंडिया में बोला जाता है कि हम लोग सोशलिस्ट हैं बट विद गांधीयन फिलोसफी। गांधीयन फिलोसफी का मतलब हम लोग ये करेंगे, सोशलिज्म अपनाएंगे बट गांधीयन फिलोसफी, मतलब कुछ प्राइवेट सेक्टर्स भी रहेगा और बाय विल रहेगा। मतलब हम लोग किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे, थोड़ा सा मतलब एक टाइप से मिक्स्ड होगा, मिक्स्ड इकोनॉमी जो बोलता है ना, मिक्स्ड इकोनॉमी, इसको बोलते हैं सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब अब तो समझ आ ही गया होगा, आई होप सो। कि देखो फिर से एक बार हम बता दे रहे हैं, सोशलिस्ट का मतलब एक जो सोसाइटी होगा उसमें सबके पास इक्वल पावर होगा, सबके पास इक्वल मनी होगा, सबके पास सब कुछ इक्वल होगा। अगर रियलिटी में देखा जाए तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो क्या क्या है बोल रहा है देख लेते हैं इसमें। एम्स एट रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए शेयर फेयरली, किसी के पास कम है तो ज़्यादा है, ज़्यादा कर दो, बड़ा और ज़्यादा है तो कम कर दो। मतलब बड़े लोगों से लेके अदानी अंबानी से लेके, अंदानी अंबानी टाटा से पैसा लेके
टाटा से पैसा लेके हम किसको देंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पुअर्स को, पुअर्स के बैंक अकाउंट्स में डाला जाएगा। अभी के टाइम में जैसे नहीं देते हैं, कितना सारा स्कीम्स है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, कुछ कुछ ऐसा बहुत सारे स्कीम्स है जिससे लोगों को पैसा दिया जाता है। जैसे राशन कार्ड वाला, ये नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम, वैसा करके कुछ कुछ है जिससे लोगों को खाना दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, ऐसा कुछ कुछ है। तो ये है सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस भी होता है सोशलिस्ट का मतलब, जस्टिस फॉर ऑल। सोशल जस्टिस का मतलब ये हम लोग का आर्टिकल 14 से 18 तक सोशल जस्टिस के बारे में बात करता है। लॉ के अकॉर्डिंग सब समान होगा बोलता है, कोई भी किसी के ऊपर, आर्टिकल 15 बोलता है कोई भी किसी भी जगह में किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, कि मतलब कुछ बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 में बोलता है इक्वल अपॉर्चुनिटी होगा। आर्टिकल 17 में बोलता है नो अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 में बोलता है ये कोई भी राजा ओजा का नाम नहीं रहेगा, सबको सबका नाम सेम रहेगा, कोई ऐसा नहीं है कि जो पहले महाराजा महाराजा करते थे वो चीज़ नहीं रहेगा। ये सब चीज़ का बात करता है। इकोनॉमिक में तो इकोनॉमिक जस्टिस में सबको इक्वल अमाउंट ऑफ मनी देने का बात करता है। ये हो गया वेलफेयर स्टेट मॉडल। ये किस में है, वेलफेयर स्टेट मॉडल हम लोग का डीपीएसपी में ये बात होता है। डीपीएसपी में बोलता है सबको कैसे करके वेलफेयर स्टेट बना दे, मतलब सबको एक अच्छा घर, अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, ये सब दे, इक्वल एक अच्छा चीज़ करके दिखाने का बात करता है। ये एक टाइप से मैनिफेस्टो भी बोला जाता है डीपीएसपी को। तो ये हो गया सोशलिस्ट, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा लेट हो जा रहा है यार। और इसे कब ऐड किया गया था, 1976 में ऐड किया गया था, 42nd अमेंडमेंट। हाँ, एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि इसे स्टार्टिंग के टाइम में क्यों ऐड नहीं किया गया था। तो इसका ये रीज़न है कि स्टार्टिंग के टाइम में, स्टार्टिंग मतलब 1940 के टाइम में, 47 में क्यों ऐड नहीं, 50 में छोड़ जब आया था कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, 49 में क्यों ऐड नहीं किया गया था। तो इसका रीज़न है ना, उस टाइम पे कोल्ड वार स्टार्ट हो गया था, एक कैपिटलिस्ट, हाँ, और एक सोशलिस्ट। तो अगर हम लोग सोशलिस्ट को उस टाइम अपनाते ना, तो फिर हम लोग को ऑटोमेटिकली हम लोग किसके तरफ, रसिया को सपोर्ट कर रहे होते। जबकि हम उस टाइम पे हम लोग NAM फॉलो कर रहे थे, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। हम लोग किसी के तरफ नहीं है, जो सच होगा जो सही होगा उसके ऊपर हम बात करेंगे, बाकी हम किसी के तरफ नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों ने इसे बाद में ऐड किया, जब देखे कि अमेरिका पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है, तब हम लोगों ने रसिया वाला चीज़ को अपना लिया, ठीक है। HR चोकले क्या कहते हैं, स्टेट हैज़ नो रिलीजन ऑफ इट्स ऑन, इट इंश्योर्स फ्रीडम एंड इक्वालिटी ऑफ रिलीजन। और HR चोकले कहते हैं कि अरे ये सॉरी, ये सेकुलरिज्म का है, कर लेते हैं सेकुलरिज्म वाला। बहुत उल्टा पल्टा हो गया है यार। अ, हाँ। हम्म। अच्छा, ऐसे ही है बस। हम्म। ये हो गया। ये वाला बस थोड़ा ऊपर है ना। ओहो, ये तो हम इजीली कर सकते हैं, नहीं नहीं, हाँ कर सकते हैं। हाँ, इतना भी है, काफ़ी है, बट ठीक है, चलेगा, काम चलेगा। HR चोकले हो गया, HR चोकले नहीं हुआ, सॉरी। अब आ जाते हैं, ये सोशलिस्ट भी खत्म हो गया। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा सोशलिस्ट। इंडिया में सोशलिस्ट जो है वो गांधीज्म वाला सोशलिस्ट है। ये गांधीज्म का थोड़ा सा ब्लेंडेड वर्जन है, मतलब एक सूप है उसमें कार्ल मार्क्स वाला भी है, लेकिन उसमें गांधी का भी थोड़ा सा एलिमेंट डाला गया, मतलब वायलेंस वायलेंस का यूज नहीं होगा, सोशलिज्म भी होगा, ठीक है। अब देखते हैं सेक्युलरिज्म क्या होता है। सेक्युलरिज्म, देखो सेक्युलरिज्म का मतलब होता है, देखो सेक्युलरिज्म का मतलब होता है एक जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट वो कोई भी रिलीजन को एक्स्ट्रा पावर नहीं देगी, मतलब किसी भी रिलीजन को एक्स्ट्रा सपोर्ट नहीं करेगी। अगर सपोर्ट कर रही है तो सबको करेगी, और नहीं कर रही है तो किसी को नहीं करेगी। वैसे जो वेस्टर्न कंट्रीज है उसमें तो कोई रिलेशन नहीं होता है, नो, ये मतलब कोई स्टेट से उसका कोई रिलेशन ही नहीं होता है, मतलब स्टेट का, सरकार का, जो वहाँ के रिलीजन्स है उन लोग के उससे कोई रिलेशन ही नहीं होता। बट इंडिया में थोड़ा अलग है, इंडिया में ये वाला है फिलोसॉफी, इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स। मतलब इंडिया सब सारे रेस्पेक्ट्स को मतलब रेस्पेक्ट करेगा, सॉरी, इंडिया सारे रिलीजन्स को रेस्पेक्ट करेगा, ऐसा है यहाँ पे। और इंडिया का भी कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं है, मतलब ऐसा नहीं बोला गया है कि इंडिया एक हिंदू राष्ट्र है जैसा अभी के लोग बोलते हैं, वैसा है नहीं। इंडिया का कोई भी ये नहीं है, स्टेट रिलीजन नहीं है। ये चीज़ हो गया, कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं है। स्टेट न्यूट्रल रहेगा, न्यूट्रल रहेगा का मतलब कोई किसी को ऐसा नहीं होगा कि हाँ इसको ज़्यादा ये करेंगे, इसको कम प्यार करेंगे, वैसा नहीं। दोनों को प्यार मिलेगा, रेस्पेक्ट मी टू बोल रहे हैं, हमको ये प्यार करो, सबको प्यार मिलेगा, सबको, सबके लिए काम किया जाएगा।
ऐसा नहीं है कि किसी एक को फोकस करके रहेगा, सेक्युलर है हम लोग का कंट्री, सबको फोकस करेगा। तो वही चीज़ AHR चोकले बोलते हैं, स्टेट हैज़ नो रिलीजन ऑफ इट्स ऑन, इट इंश्योर्स फ्रीडम एंड इक्वलिटी ऑफ द रिलीजन। तो बोलता है स्टेट का खुद का कोई रिलीजन नहीं है। तो इससे क्या होगा, इससे थोड़ा सा हम लोग को फ्रीडम मिलेगा, इक्वलिटी रहेगा, इक्वलिटी तो रहेगा ना, इक्वलिटी को बढ़ावा दे रहा है, अगर सबको रेस्पेक्ट मिलेगा सारे रिलीजन वाले को, तो इक्वलिटी तो है। हाँ, तो ये हो गया सेक्युलर। फिर स्टेट एंड नो रिलीजन हो गया। हाँ, बट पता है इंडिया में क्या है, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है ये तो बोल दिया है, हाँ, लेकिन इंडिया में क्या है कि कोई इंडिविजुअल का मतलब कोई इंसान है जो पोस्ट में है, मतलब मान लो MLA या MP बना हुआ है, अरे क्या हो रहा है, MLA या MP बना हुआ है, तो वो उसको ऐसा ये नहीं किया गया, रेस्ट्रिक्ट नहीं किया गया कि आप धर्म का ये नहीं कर सकते, प्रचार नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या होता है कि आप देखते होंगे योगी जी, फिर मोदी जी, ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग हेड हैं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं किसी एक रिलीजन को, जिससे कुछ दिक्कत नहीं है, बस हाँ वो उस स्टेट के जो दूसरे कम्युनिटी वाले लोग होंगे उन लोगों को थोड़ा सा खराब लगेगा। लेकिन इसमें कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा बोला ही नहीं गया है कि आप अगर कोई इंडिविजुअल पोस्टिंग में रहेगा तो वो सपोर्ट नहीं कर सकता। ये हो गया, ठीक है। जस्टिस PB गजेंद्र कर ये क्या कहे हैं, द इंडियन स्टेट ऑज नो लॉयलिटी टू एनी रिलीजन, इंडियन स्टेट कोई भी रिलीजन का लॉयल नहीं है। इट इज़ नाइदर इरिलीजियस, मतलब ये ना तो इरिलीजियस है, मतलब रिलीजन ही नहीं है, ऐसा भी नहीं है, हम लोग रेस्पेक्ट करते हैं, नॉर एंटी रिलीजियस, मतलब ऐसा भी नहीं है कि रिलीजियस को हेट करते हैं, ना ही हेट करते हैं, ना ही हम लोग रेस्पेक्ट ये नहीं करते हैं उसको, मतलब इरिलीजियस है, ऐसा भी नहीं है, हम लोग सबको सपोर्ट करते हैं। ये हो गया। और कुछ है, ये आर्टिकल 25 से 28 तक इसके बारे में बात किया जाता है, और मतलब हाँ वही ये सेकुलरिज्म के बारे में, धर्म को आप जो धर्म अपनाना चाहे अपना सकते हैं, सरकार कुछ नहीं करेगी, ठीक है। अब डेमोक्रेटिक में आ जाते हैं। डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी का मतलब होता है, देखो, जिसमें पीपल क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट को, वोट देती है, योर वोट मैटर्स, ये देखो सब वोट दिया यहाँ पे, फिर ये गवर्नमेंट ऑफ पीपल बन गया, गवर्नमेंट बन गया, किससे बना, हम लोगों ने वोट दिया उससे बना। और ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी से बनता है, मतलब जो 18 साल होता है उन लोग वोट करता है, ये इस बच्चे का 18 साल हो गया है इसीलिए आई वोटेड लिख रहा है, एवरी एडल्ट सिटीजन हैज़ द राइट टू वोट, वोटिंग पावर होता है। पॉलिटिकल इक्वेलिटी होता है, सिटीजन B सबका पावर सेम होता है, मतलब पॉलिटिकल इक्वेलिटी उसको बोल रहा है, सबको इक्वल पावर मिलता है, पॉलिटिकल इक्वेलिटी ये चीज़ अरे यार, 3 टाइप का इक्वेलिटी होता है, देखो, एक होता है सोशल इक्वेलिटी जिसमें क्या होता है कि चाहे कोई भी ये हो, मतलब कास्ट का हो, कोई भी धर्म का हो, उसको कोई भी ऊपर नीचे नहीं किया जाएगा, उसको इक्वल रखने का कोशिश करेगा। हाँ, अगर कोई नीचे कास्ट का है तो उसको ऊपर उठाने की कोशिश करेगा, और जो ऊपर है वो तो रहेगा ही ऊपर, तो नीचे होगा तो उसको ऊपर उठाने का भी कोशिश करेगा, और किसी एक को ज़्यादा प्रावधान नहीं दिया जाएगा। ये हो गया सोशल इक्वलिटी। फिर होता है इकोनॉमिक इक्वलिटी। इकोनॉमिक इक्वलिटी का बात करता है DPSP में, इक्वलिटी करेंगे, मतलब अगर कि कोई गरीब है तो उसको हम लोग पैसा देंगे, फिर बहुत सारा स्कीम्स निकाल निकाल के उसको अमीर करने का कोशिश करेंगे। फिर एक होता है पॉलिटिकल इक्वलिटी। पॉलिटिकल इक्वलिटी क्या होता है, इसमें क्या करेंगे हम, चाहे कोई इंसान, कोई आदमी कितना भी अमीर हो, कितना भी गरीब हो, कितना भी काला हो, कितना भी सफ़ेद हो, चाहे लड़की हो चाहे बूढ़ी हो, अगर वो 18+ है तो उसको वोट देने का अधिकार है, तो वो हो जाएगा पॉलिटिकल इक्वलिटी, ठीक है। सबका वैल्यू सेम है, एवरी इक्वल पॉलिटिकल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। अब देखते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इंडिया फॉलोज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। देखो 2 टाइप का डेमोक्रेसी होता है, इसको भी समझने के लिए देखो कहाँ पे करें, यहीं पे करते हैं। एक मानते हैं USA, एक मानते हैं इंडिया, ठीक है। USA और इंडिया माने, हाँ, USA में कैसे वोट होता है, USA में प्रेसिडेंशियल टाइप होता है, प्रेसिडेंशियल होता है, हाँ। और इंडिया में पार्लियामेंट्री होता है, पार्लियामेंट्री, हाँ। तो USA में क्या होता है ना, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के लोग ऐसे, क्या यार ऐसा मत करो, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के लोग छोटे छोटे जो जितने भी सिटीजन्स हैं, वो लोग डायरेक्ट वोट करते हैं प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट इलेक्शन होता है उसमें डायरेक्ट वोटिंग होता है, डायरेक्ट उसको ही वोट करेगा, डायरेक्ट।
लेकिन इंडिया में क्या होता है, इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है जिसमें सारा पावर पीएम के पास होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लोकसभा के मेंबर को वोट करते हैं। लोकसभा के मेंबर को लोकसभा के मेंबर को वोट करें, हम लोग लोकसभा के मेंबर को वोट करें, और लोकसभा के मेंबर बहुत सारे मेंबर्स में से जो मेजोरिटी में होगा वो फिर वोट करेगा पीएम को, किसे पीएम बनाना है। तो क्या हो रहा है, क्या हम लोग का डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो रहा है? नो। हम लोग यहाँ हैं, हम लोग इसको वोट किए, हम लोग डायरेक्ट उसको नहीं किए, हम लोग से ये एकदम ये इनडायरेक्टली वोटेड हो रहा है। तो मोदी जी हम लोग से इनडायरेक्टली वोटेड है। बट यहाँ पे जो यूएसए में हो रहा है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, यहाँ पे इन लोग डायरेक्ट वोट कर रहा है, डायरेक्ट प्रेसिडेंट बन रहा है। इन लोग का अलग से किचन कैबिनेट होता है, ये पार्लियामेंट होता है जो व्हाइट हाउस बोलते हैं, सब कुछ होता है, वो अलग वोटिंग होता है, लेकिन प्रेसिडेंट को इन लोग डायरेक्ट चुनता है। तो यही चीज़ है। तो इसको हम लोग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन बोलते हैं, इसको पार्लियामेंट्री इलेक्शन बोलते हैं। और कुछ बोलना है? हाँ, और क्या, जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन होता है, जैसे इंडिया में पीएम जो है, पीएम को हमेशा इसके प्रति लॉयल रहना होगा, किसके प्रति? लोकसभा के प्रति, जो उसको चुना है। बट यूएसए में ऐसा कुछ नहीं, अगर एक बार वोट लेके जीत गया तो 4 साल तक उसे किसी का बाप भी नहीं निकाल सकता। 4 साल तक जो चाहे वो करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर सरकार गिरी तो कहानी खत्म। कोई यार, हाँ, একটু পরে করছি। ठीक है। अरे यार, हाँ, हो गया। इतना तो समझ में आ गया होगा इंडिया और ये का। तो इंडिया में क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, समझ में तो आ गया होगा। इंडिया फॉलोज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। और क्या बोल रहे, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब कोई मोनार्कियल सिस्टम नहीं होगा, मोनार्कियल सिस्टम नहीं होगा, राजा अपना मनमानी नहीं करेगा। यहाँ पे क्या रहेगा, रूल ऑफ लॉ, मतलब रूल, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स लिखा हुआ है, जैसे क्या लिखा हुआ है कि कैसे वोट होगा, कैसे इलेक्शन होगा, कौन इलेक्शन कराएगा, कौन ऑथ दिलाएगा, ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। इसके अकॉर्डिंग ही फॉलो होगा, इसके अकॉर्डिंग ही सरकार चलेगा, इसको बोलते हैं रूल ऑफ लॉ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। टूल्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ये देखो इंडिया में नहीं है, क्योंकि इंडिया में थोड़ा सा क्या है कि ये क्या बोलेंगे इसको, मतलब पढ़े लिखे लोग कम है, अगर ये सब करेगा तो बलंडर कर देगा। ये सब स्विट्जरलैंड, वेस्टर्न कंट्रीज में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। रेफरेंडम में क्या किया जाता है ना, सिटीजन्स वोट डायरेक्टली ऑन लॉज और पॉलिसीज। कोई पॉलिसी वॉलिसी बनता है तो इसमें वोट कर सकता है, मतलब वहाँ का सरकार लोग ऐसा वोट करने का अधिकार दे देता है कि क्या आपको ये बिल चाहिए, तो ऐसे करके वोट कर सकता है। रेफरेंडम करा देता है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कराता है कि आपको ये पॉलिसी कैसा चाहिए कि नहीं चाहिए, तो इसलिए रेफरेंडम कराता है और ये पॉलिसी बन जाता है। फाइनल अप्रूवल के लिए पूछता है, ये फाइनल अप्रूवल बिल बनने के बाद। हाँ, फिर इनिशिएटिव में क्या होता है, अगर कोई लोगों को, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को अगर कुछ बिल बनवाना होता है, कुछ ऐसा जो इंपॉर्टेंट लगता है, तो उन लोग खुद भी बिल प्रपोज कर सकता है। पीपल प्रपोज ए बिल फॉर लेजिस्लेटिव अप्रूवल, सिटीजन स्टार्ट द लॉ मेकिंग प्रोसेस। इन लोग लॉ मेकिंग प्रोसेस को स्टार्ट करता है। इसमें रेफरेंडम और इनिशिएटिव में यही डिफरेंस है, इसमें हम लोग का ओपिनियन लिया जाता है और इसमें ये खुद स्टार्ट करता है, इसमें स्टार्ट करता है गवर्नमेंट, इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं, इनिशिएट हम लोग करते हैं। रिकॉल क्या है, कोई अगर हम लोग को गवर्नमेंट पसंद नहीं आया तो उसको हम लोग निकाल भी सकते हैं बीच टाइम में ही। सिटीजन्स रिमूव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बिफोर देयर टर्म एंड, ए टूल टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी। अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगा तो हम लोग उसे हटा देंगे। इफ़ यू डोंट परफॉर्म यू आर आउट। ठीक है। प्लेबीसाइड में क्या होता है कि पब्लिक ओपिनियन ऑन क्रूशल नेशनल इशूज, कुछ नेशनल इशूज होता है ना, टेरिटोरियल इशूज होता है, तो उसमें ओपिनियन लिया जाता है। इसमें कुछ भी वोटिंग नहीं, कि बस पूछ लिया जाता है, हाँ क्या करना चाहिए, वैसा अगर बस पूछ लेगा, ऐसा नहीं कि वो मानेगा, वैसा कुछ भी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। ठीक है। लिबर्टी विदाउट इक्वालिटी leads to the supremacy of the few. Equality without liberty crushes in individual initiative. Without fraternity, liberty and equality can't flourish. अब ये यार इसको कैसे समझाएंगे, लिबर्टी नहीं होगा, मतलब लिबर्टी इक्वलिटी के बिना होगा तो सुप्रीमेसी ऑफ फ्यू हो जाएगा। मान लो रुको क्या बोलेंगे, हाँ, मान लो एक रोड है, हाँ, रोड है और रोड में दो लोग हैं, एक है डिफेंडर में, एक है साइकिल में। हाँ, रेड लाइट जल रहा है, हाँ, और लिबर्टी है दोनों में। लिबर्टी है का मतलब दोनों रोड में जा सकता है, ठीक है। लेकिन इक्वेलिटी नहीं है तो क्या होगा, इक्वेलिटी नहीं है का मतलब क्या बोलेंगे इसको,
ये इक्वलिटी नहीं है, मतलब इसके पास ज़्यादा पावर है, इसके पास कम पावर है, तो मान लो इसको इधर जाना होगा, तो ये जानबूझ के इसको जाके इधर कुचल देगा। तो इससे क्या होगा, मतलब इक्वलिटी नहीं होगा तो क्या होगा, ये इसको कुचल देगा और ये इसका एक्सीडेंट हो जाएगा, इसको हटा देगा। मतलब अगर हम साफ सुथरा बोल रहे हैं, छोड़ो लिबर्टी में क्या होगा, लिबर्टी दे दे, दोनों को आज़ादी मिल गया है, दोनों जा रहा है इधर इधर। और अगर इक्वलिटी नहीं होगा, इसको ज़्यादा पावर मिल गया, एक गो को ज़्यादा पावर मिल गया, जो अमीर, मतलब मान लो एक अमीर है एक गरीब है, हाँ, दोनों को लिबर्टी है कि दोनों जा सकता है। बट ये जो अमीर है, ये अमीर है और इसको मतलब ऐसा मान लो कि इसको थोड़ा सा छूट मिल गया, इसको इक्वलिटी नहीं है, मतलब इक्वलिटी नहीं है, मतलब कानून के प्रति थोड़ा सा मतलब ये नरम है, मतलब ये इसको कोई कानून भी नहीं कुछ कर सकता। तो ये क्या करेगा, इसको चाहेगा तो मार देगा, भाग बोलेगा, ऐसा करके हटा देगा। सुप्रीमेसी ऑफ यू, जो अमीर होगा वो गरीब को कुचल देगा। हो गया ये, समझने के लिए तो था ये। हाँ, लिबर्टी अगर दोनों मिल गया, इक्वलिटी नहीं मिला, इक्वलिटी नहीं दिया, तो सुप्रीमेसी, जो अमीर लोग हैं वो गरीब लोगों को कुचल देंगे। इक्वलिटी विदाउट लिबर्टी, अगर मान लो इक्वलिटी दे दी है, इक्वलिटी दे दिए का मतलब क्या हो गया, क्या बोलेंगे, इक्वलिटी दे दिए का मतलब मान लो एक क्लास है, मान लो एक क्लास है, क्लास है, हाँ, क्लास है, और यहाँ पे मैम है आपकी, हाँ, और सब सेम ड्रेस पहना है, सब कोई एकदम इक्वल, स्कूल ड्रेस तो सेम ही होता है। तो क्या है, पावर क्या मिला है, रुको यार, हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ, सबके पास सेम पावर है, मतलब सब स्कूल ड्रेस सेम पहने हैं, तो सब पावर है, लेकिन लिबर्टी नहीं दिया गया है। लिबर्टी नहीं दिया गया है, मतलब हम लोग क्वेश्चन नहीं पूछ सकते मैम से, क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, तो क्या होगा, क्रसेस इंडिविजुअल इनिशिएटिव। अब वो जो कुछ उसके दिमाग में क्यूरियोसिटी रहेगा वो नहीं कर सकता है, मतलब अगर वो कुछ अच्छा बनने का कोशिश भी करता, मतलब अच्छा वो फ्यूचर में बन सकता था, वो भी नहीं बन पाएगा। जैसे आप लोगों ने वो रेंचो वाला मूवी देखा होगा ना, जिसमें पापा मैं ये फोटोग्राफर बनना चाहता हूँ, तो वो बोलता है कि नहीं, तुम्हें तो इंजीनियर ही बनना पड़ेगा, लोग हंसेंगे, बोलता है। तो इससे क्या होगा, तो वही चीज़ है कि आप अपना जो ये है, जो मतलब एक अच्छा चीज़ आप कर सकते थे वो आप नहीं कर सकते। ठीक है, विदाउट फ्रेटर्निटी लिबर्टी इक्वलिटी कांट फ्लोरिश, और अगर फ्रेटर्निटी नहीं रहेगा, लिबर्टी नहीं रहेगा, तो इक्वलिटी का कोई इक्वलिटी, विदाउट लिबर्टी इक्वलिटी, विदाउट फ्रेटर्निटी लिबर्टी एंड इक्वलिटी कांट फ्लोरिश। अगर भाईचारा नहीं होगा, विदाउट लिबर्टी फ्रेटर्निटी, तो लिबर्टी एंड इक्वलिटी कांट फ्लोरिश। मतलब देखो, एक क्लास नहीं है, मान लो आपके आपके क्लास वाले लोग हैं, आप लोग घूम रहे हो, आप ये अकेले हो, यहाँ पे ग्रुप ऑफ बच्चे हैं, बहुत सारे लड़के हैं। तो ये क्या है, इन लोग हाँ ऐसे करके है, और ये है आप, हाँ, आप लोग में भाईचारा नहीं है। हाँ, लिबर्टी भी मिल चुका है, सब कुछ है, लेकिन भाईचारा नहीं है। इक्वलिटी भी है, सेम सेम ड्रेस पहने हो, सब कुछ है, बट आप लोगों में भाईचारा नहीं है। आप लोग सब मिलके इसको मार रहे हो, तो क्या होगा, तो फिर ये ख़त्म हो जाएगा बेचारा। तो बोल रहे फ्रेटर्निटी भी ज़रूरी है, फ्रेटर्निटी के बिना कुछ नहीं हो सकता, तो फ्रेटर्निटी भी ज़रूरी है। ठीक है, ये भी हो गया फ्रेटर्निटी। कुछ भी दिक्कत होगा तो मुझे बताइएगा। सोशल डेमोक्रेसी तो हम बचा चुके हैं, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भी बता चुके हैं, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी बता चुके हैं। कल से हम रिपब्लिक बताएंगे, थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, हमको उतना बड़ा करना नहीं है। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट माय CDS एस्पिरेंट।